हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग सीपीसी को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग ने डिक्री को समझा था, आज हम लोग समझेंगे प्लांट। प्लांट भी सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसे ईयरफोन लगाकर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लांट को कहाँ डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 7 में प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगी कि प्लांट का डेफिनेशन जो है सीपीसी के अंतर्गत कहीं नहीं दिया गया है। ओके, सीपीसी के अंतर्गत कहीं नहीं दिया गया। तो ऑर्डर 7 में क्या चीज़ दिया गया है? ऑर्डर 7 में आपको सिर्फ बताया गया है कि प्लांट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, प्लांट किस तरीके से दाखिल किया जाता है, प्लांट किस तरीके से रिजेक्शन होता है, ये सब के बारे में ऑर्डर 7 में बताया गया है, जबकि सीपीसी में प्लांट के बारे में कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। हम लोग समझते हैं कि आखिर प्लांट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है सिविल सूट फाइल करने जाता है तो सिविल सूट फाइल करने के लिए प्लांट की ज़रूरत होती है। क्या की ज़रूरत होती है? प्लांट की ज़रूरत होती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब तक हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, प्लांटिफ है। ओके, ये प्लांटिफ है। प्लांटिफ की प्रॉपर्टी एंड रिलीफ से रिलेटेड ऐसी कोई सूट है जो कि उसके राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा कि भाई हाँ, जो डिफेंडेंट है मेरी प्रॉपर्टी को छीन रहा है, जबकि मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो क्या करता है प्लांटिफ कि वो प्लांट के माध्यम से कोर्ट को बताता है कि मेरे प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट के द्वारा छीना जा रहा है, इसीलिए आप उसके बारे में उपचार करें, या फिर मुझे कंपनसेशन दे, या फिर मेरी प्रॉपर्टी को जो है मुझे दिलाए। तो प्लांट क्या हुआ? A plant is a legal document that contains the content of any civil suit which show the plaintiff claim after filing suit। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या बोला है कि प्लांट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट है, वो क्या चीज़ डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है प्लांटिफ के जो भी कंटेंट है उसको डिफाइन करता है। ओके, कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कंटेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि प्लांट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्लांटिफ के कंटेंट को शो करता है कि हाँ भाई, मेरे जो भी राइट्स हैं उसको वायलेट किया गया है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको छीना जा रहा है, ये व्यक्ति है, डिफेंडेंट है, उसके बारे में पूरे चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आगे पॉइंट है, द प्लांट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांटिफ इन द फॉर्म ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट। मीन्स कि यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि प्लांट जो है किसी भी प्लांटिफ का फर्स्ट स्टेप होता है सूट फाइल करने के लिए। क्या चीज़ करने के लिए? सूट फाइल करने के लिए एक सबसे पहला स्टेप होता है कि हाँ भाई, कोर्ट को मैं जो हूँ इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जो है छीन रही है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को सही तरीके से मेरे पास भेजें। डिफेंडेंट के द्वारा मेरा प्रॉपर्टी जो है छीना जा रहा है, आप मुझे कंपनसेशन के थ्रू आप मेरी प्रॉपर्टी दिलाइए या मेरी प्रॉपर्टी को दिलाइए। तो ये चीज़ आपका बोलता है प्लांट जो है फर्स्ट स्टेप होता है किसी प्लांटिफ का। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं कंटेंट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि आपने किसी भी कोर्ट को प्लांट दिया है, तो प्लांट के अंदर आखिर होता क्या है, वो वाद पत्र के अंदर आखिर होता क्या है। तो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 1A में बताया गया है कि द नेम ऑफ द कोर्ट, मीन्स कि उस न्यायालय का नाम होना चाहिए जिसमें जो है कोई भी सूट को लाया जा रहा है। ओके, सूट को लाया जा रहा है भाई, उसमें रहना चाहिए ना कि बनारस जो है कोर्ट है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो कोलकाता हाई कोर्ट है, तो उसका कोर्ट का नाम जो है उसमें मेंशन होना चाहिए उस प्लांट में। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लांटिफ। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि
अब उसमें प्लेंटिफ जो वादी है उसका प्लेस भी जो नाम है या फिर उसका निवास स्थान है, उसका डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया होना चाहिए, उस प्लेंट में बताया गया होना चाहिए। एंड सी जो है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। आपने जैसे प्लेंटिफ का व्याख्यान किए हो उसी प्रकार डिफेंडेंट का भी व्याख्यान उसमें करना होगा कि भाई नेम क्या है उसका, या फिर कहाँ रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, हर चीज़ों को डिफाइन करना होगा। वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अ स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि अगर कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है तो उसको भी आपको जो है उसके जो स्टेटमेंट है उसको भी आपको बताना होगा। द फैक्ट constituting the cause of action and when it arose, मीन्स कि जो आपका फैक्ट है, कहाँ से ये वाद का कारण बना, कहाँ से ये इफ़ेक्ट हुआ, तो इसके बारे में भी आपको बताना होगा कि जैसे कि वाद हेतु है वो कब पैदा हुआ, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा, उस प्लांट में आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ जो पॉइंट है द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, मीन्स कि जो फैक्ट है वो जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए, कोई भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए। एंड जी पॉइंट आ जाता है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि वह जो रिलीफ है उसका वादी दावा करता हो, प्लेंटिफ के द्वारा दावा किया जा रहा हो, प्लेंटिफ के द्वारा क्लेम किया जा रहा हो, इसके बारे में भी डिफाइन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एज पॉइंट है, वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ, और आगे पॉइंट है रिलैंक्विश्ड अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। यहाँ यही चीज़ बोला गया है कि जैसे कि कोई भी जो प्लेंटिफ है उसके द्वारा जो लीगल सेटअप किया गया है, मुजरा किया गया है, उसके दावे का कोई भी भाग अगर त्याग किया है तो ऐसी भी त्यागी हुई रकम का भी आपको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, प्लेंट में बताना ज़रूरी है। अब आई पॉइंट आ जाता है अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड द कोर्ट फीस। यहाँ पर ये भी चीज़ बताना होगा कि जो जुरिस्डिक्शन है या फिर कोर्ट फीस है उसके जो सब्जेक्ट मैटर हैं उसके बारे में भी आपको प्लेंट में व्याख्यान करना होगा। अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो 5 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं प्लेंट के अंदर। जो 5 कंटेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे हेडिंग हो गया कि आप किस कारण जो है वाद लाना चाहते हो या किस कारण सूट फाइल कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज हो जाते हैं, जैसे प्लेंटिफ हो गया, कितने प्लेंटिफ है, कितने डिफेंडेंट है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। एंड बॉडी ऑफ प्लेंट हो गया, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स कि किस कारण से आपने जो है सूट को फाइल किया है। रिलीफ क्या है, रिलीफ मीन्स हो जाता है कि आप जो है क्या पाना चाहते हो, आप कंपनसेशन के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी को पाना चाहते हैं या खुद प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं, ये चीज़ को भी प्लेंट में आपको डिफाइन करना होगा। एंड 5th पॉइंट आ जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यहाँ पर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जो भी पॉइंट को बताया है, जो भी पॉइंट आपने उसमें रखा है, तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे द्वारा जो भी चीज़ बोला जा रहा है वो सारा चीज़ सत्य है। ये चीज़ आपको अपने साइन के द्वारा प्रूफ करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने प्लेंट को कोर्ट को दे दिया भाई कि हाँ मैंने जो है प्लेंट को दे दिया है, ठीक है, तो कोर्ट जो है इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग हुआ करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा प्लेंट को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, रिजेक्शन भी कर दिया जाता है। तो किस कारण के वजह से रिजेक्शन किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 7 एंड रूल नंबर 11 के अंतर्गत। ऑर्डर नंबर 7 एंड रूल नंबर 11 आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अंतर्गत क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब क्या है कि ए के अंतर्गत बताया गया है कि डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। आपने क्या किया कि आपने कॉज ऑफ एक्शन को उसमें डाला ही नहीं, मीन्स कि किस कारण से आपने जो है इस जो प्लांट है उसको दाखिल किया है, इस प्लांट को लगाया है, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन अगर आपने डाला नहीं है तो आपके जो प्लांट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बी पॉइंट आता है वेयर द रिलीफ क्लेम द
अंडर वैल्यूड मीन्स होती है कि जैसे कि आपने जो कोई भी रिलीफ के लिए क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है, मीन्स कि मूल्यांकन जो है कम किया गया है। अब आपको जो है मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है कि आप जो है इतने टाइम के अंदर आप कर देते हैं तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने में भी असफल रहते हैं तो आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सी पॉइंट आता है where the relief claimed is properly valued but the plant is returned upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court फेज टू डू। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि आपको तो जो रिलीफ करने के लिए बोला गया था उसने क्या किया कि आप इसके अंतर्गत तो रिलीफ आपने जो है लगा दिया, लेकिन आपने क्या किया कि स्टैम्प पेपर आपने उसने जो फिक्स टाइम था उसके अंतर्गत आपने जो है कोर्ट के अंदर फाइल नहीं किया, तो आपके जो है जो भी आपने ऐसा करने में अगर आप असफल रहते हैं तो आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब डी पॉइंट आता है वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अब आपने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बोल दिया जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, बार्ड बाय लॉ है, तो इस अंतर्गत भी आपका जो है प्लान जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ये पॉइंट आता है वेयर इट नॉट फिल्ड इन डुप्लीकेट। जैसे कि कभी भी प्लान जो है फाइल किया जाता है तो 2 कॉपी दी जाती है, 2 कॉपी दी जाती है। आपने क्या किया, सिर्फ 1 कॉपी दिया है, तो इसके अंतर्गत भी आपका जो है प्लान जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक पॉइंट आता है वेयर द प्लांटिफ फेल्स टू कंप्लाई विथ प्रोविज़न ऑफ रूल 9। अब आपने क्या किया कि रूल 9 के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिए हुए थे उसको आपने फुलफिल नहीं किया। प्रोविज़न क्या था भाई रूल 9 के अंतर्गत? रूल 9 के अंतर्गत प्रोविज़न यही चीज़ दिया गया है कि जो ऑर्डर नंबर 5 है, ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 9 में यही चीज़ कहा गया है कि प्लांटिफ को ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि 7 दिन के भीतर वो क्या करता है कि सादा पेपर पर वाद पत्र मीन्स प्लांट की जो प्रतियां हैं, जितने की प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित जो फीस है उसके साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। यहाँ यही चीज़ बोला गया है कि वादी को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि 7 दिन के भीतर जो है आप जो है प्लांट की उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं, तो प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए भी आप जो है अपेक्षित जो फीस है उसके साथ प्रस्तुत करने का आदेश जो है कोर्ट दे सकती है। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। ओके, तो यहाँ पर आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में समझ लिया एंड प्लेंट क्या होता है उसके बारे में भी समझ लिया, एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।